मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पुर्तगाल इमिग्रेशन के ऊपर, पुर्तगाल इमिग्रेशन के टाइम के ऊपर। वो आप लोग शायद उन चीज़ों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करते, या उसे पर्टिकुलरली पुर्तगाल इमिग्रेशन की जब मैं बात करता हूँ तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनिशियल एक्सपेंडिचर्स भी पे कर दिए, जो भी आपको फाइनेंस नंबर मिलना था, सोशल सिक्योरिटी का नंबर मिलना था। जनवरी या फरवरी की वीडियोस जाके देखेंगे तो मैंने उनमें भी ये चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन की हुई। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ना इसको केस फाइल कर सकते हैं ना। फिर 3-4 महीने के बाद फिर तीसरे को भी दिया होता है, उसके बाद वो कंपनी को बंद कर देते हैं या ब्लैक लिस्ट हो जाती है उनकी कंपनियां, जो भी होती है टैक्स की डिडक्शन हुई होती है, वो आपके पास इनवॉइस की फॉर्म में आपके अकाउंट में आती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पुर्तगाल इमिग्रेशन के ऊपर, पुर्तगाल इमिग्रेशन के टाइम के ऊपर, पुर्तगाल इमिग्रेशन के प्रोसेस के ऊपर, पुर्तगाल इमिग्रेशन की ईमेल्स के ऊपर, पुर्तगाल इमिग्रेशन में जो लोगों को डिफ़िकल्टीज आती हैं, इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके ऊपर, पुर्तगाल इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट SEF2 APMA या AIMA में चेंजेस हैं उनके ऊपर, और इसके अलावा बहुत सारे केसेस को भी मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है, ख़ुद भी डिस्कशन की है, अपने लीगल एक्सपर्ट्स को जो हमारे यूके में होते हैं उनको साथ लेके उनके साथ भी डिस्कशन की हुई है। अपने लीगल एक्सपर्ट्स जिनके साथ हमारी पुर्तगाल में टाइज है उनके थ्रू उनको साथ लेके भी आप लोगों के साथ डिस्कशन की है। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं कि जो अगेन एंड अगेन सामने आ रहे हैं, और अगेन एंड अगेन जो है ना वो इश्यूज जो वो आप लोग शायद उन चीज़ों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करते या उन चीज़ों को प्रॉपर्ली आप नहीं समझते। वो चीज़ें हैं क्या, वो पॉइंट्स हैं क्या, मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा सेफ जो है ना वो रिजेक्ट क्यों कर देते हैं आपकी TRC, आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। आप जब वहाँ पे अपने फिंगर्स के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको कौन सी चीज़ों के इश्यूज वहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। PCC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन से इश्यूज जो है ना वो फेस करने पड़ सकते हैं। और जब आप किसी दूसरी कंट्री से मूव करके उस कंट्री में आ रहे होते हैं तो कौन सी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। और जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो फिर आप जब फाइल लॉक करते हैं उसके बाद आपको कौन सी बातों का या कौन से पॉइंट्स का आपको खास ख्याल रखना चाहिए जो नहीं किए जाते हैं। जो लोग समझते भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन टू समहाउ उनको कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं या उनको कुछ गलत वे में बता देते हैं। तो इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नहीं है, मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में आएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या सिनेरियो चल रहा है इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली पुर्तगाल इमिग्रेशन की जब मैं बात करता हूं तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, सर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, आप मेरे अकाउंट्स को फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं और ये क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी अपनी आप फाइल लॉक करवाते हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 के ऊपर आप अपने टैक्सेस का खास ख्याल रखें। देखिए, पुर्तगाल की इमिग्रेशन में आप आते हैं, अगर आप लीगल वे से आते हैं तो आपने 6 टैक्सेस जो है ना वो सबमिट करने हैं। अगर आप इलीगल वे से आते हैं तो आपने अपने 12 टैक्सेस पे करने हैं। अब सबसे बड़ी जो एक चीज़ है, वो जो एक सिनेरियो है वो सामने आता है और खुल के चीज़ें सामने आती हैं। वो क्या होता है कि आप जो है फाइल लॉक भी करवा दी, आपने उसके इनिशियल एक्सपेंडिचर्स भी पे कर दिए, जो भी आपको फाइनेंस नंबर मिलना था, सोशल सिक्योरिटी का नंबर मिलना था, वो सब चीज़ें भी हो गई। अब वो सब चीज़ें होने के बावजूद जब आप क्यू में लग जाते हैं, आप अपनी ईमेल का इंतजार कर रहे होते हैं कि आपको कब बायोमेट्रिक की ईमेल आती है, कब आप जाएंगे, आप अपने जाके बायोमेट्रिक सबमिट करवाते हैं। जब आप बायोमेट्रिक के लिए पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर एक नया इशू जो है ना वो देखने को मिलता है। पंजाबी में कहते हैं कि एक नया जो है ना वो कटा खुला हुआ नजर आता है। वो क्या होता है कि जैसे मुझे 2 दिन पहले एक फ़ोन कॉल आई और उसके ऊपर मेरे साथ एक केस डिस्कस किया गया। उसके ऊपर वो क्या सीन था, क्या सिनेरियो था कि जिस कंपनी, मैंने ये बात पहले भी अपनी एक वीडियो में, अगर आप मेरी जनवरी या फरवरी की वीडियोस जाके देखेंगे तो मैंने उनमें भी ये चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन की हुई थी। इनफैक्ट अपने साथ अपने एक लीगल एक्सपर्ट को लेके ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि इसमें किया क्या जाता है। तो आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जी आपने जो अपनी जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लगाया हुआ था वो तो ब्लैक लिस्ट कंपनी है, उसने आपके टैक्स भी कोई नहीं पे किए हुए। तो फिर जब वो कंपनी ही ब्लैक लिस्ट है, उसने कोई टैक्स भी नहीं पे किए हुए, तो आपको TRC कैसे मिलेगी? ये चीज़ आपको पता चलती है जब आप फिंगर के लिए वहाँ पे जाते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट है जो आपने प्रॉपर्ली समझते हैं, जो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नंबर 1 के ऊपर यह है कि अगर तो आपको नहीं पता कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, और अगर आपको नहीं पता कि उसने आपके साथ जो है ना वो ज्यादती की है और आपको उसने मिस यूज किया हुआ है और आपके उसने टैक्सेस भी पे नहीं किए, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके के साथ। अपने सोलिसिटर को ले, वकील को ले, उसके साथ जाके अपने सोलिसिटर के अकॉर्डिंग आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ना इसको केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो यूजुअली और मेजर जो मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो चीज़
चीज़ हमें देखने को मिलती है, हमारे पास आती है, वो ये क्या है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये चीज़ होती है सर कि हम लोग जो है ना वो खुद कंट्रैक्ट जो है वो 2 नंबर तरीके से बनवाते हैं, जो कि एक आम वहाँ पे ये चीज़ चल रही है कि जी इतने पैसे दे देते हैं, आपको कंट्रैक्ट मिल जाता है, ठीक है जी आपको कंट्रैक्ट मिल जाएगा, आप जाके अपनी फाइल लॉक करते हैं। और जो कंट्रैक्ट बेचने वाले लोग हैं वो इतना ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं उन लोगों को, वो क्या करते हैं कि वो कंट्रैक्ट दे दिया, वही एक कंट्रैक्ट आपको भी दिया होता है, 3-4 महीने के बाद वो बंद करके दूसरे को भी दिया होता है, फिर 3-4 महीने के बाद फिर तीसरे को भी दिया होता है, उसके बाद वो कंपनी को बंद कर देते हैं या ब्लैक लिस्ट हो जाती है उनकी कंपनियां, जो भी होता है वो पैसे अपनी पॉकेट में लेके बस बात खत्म हो गई। ये एक बड़ा इशू है जो आप लोगों को वहां पे फेस करने को मिलता है, देखने को मिलता है। इसका मैंने सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब दूसरा इशू कौन सा है, ये तो एक तो हो गया ब्लैक लिस्टिंग, कंपनी के ब्लैक लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा इशू ये आता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया या नहीं किया। सर आप उससे टैक्स इनवॉइसेस कलेक्ट करें ना सर। देखिए अगर तो आप प्रॉपर्ली जेन्युइन तरीके से सारा काम कर रहे हैं तो हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, लेकिन अगर आपने खुद अपने आप को एक इलीगल वे में इन्वॉल्व किया हुआ है, एक आपके केस में जेन्युइन आप जो कह सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है या आपके केस में वो स्ट्रांग एविडेंट नहीं है, तो फिर आपने तो अपने केस को खुद ही खराब किया हुआ है। जब आपने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि भाई हमें टैक्स इनवॉइसेस प्रॉपर्ली चाहिए, तो आप उनसे जब भी आपकी सैलरी आती है तो सर तरीकाकार ये होता है कि सैलरी के ऊपर जितने भी वो डिडक्शन हुई होती है, टैक्स की डिडक्शन हुई होती है, वो आपके पास इनवॉइस की फॉर्म में आपके अकाउंट में आती है बाई ईमेल। ठीक है, वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं पे कर रहा, आप अपने एम्प्लॉयर से पूछें, 1 महीना या 2 महीना नहीं पे कर रहा, आप पूछें, ना कि आप 1 साल या 2 साल का इंतजार करें जब आपका बायोमेट्रिक का टाइम आएगा। तो ये चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये एक वे होता है जो आप अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करके उसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर भी 2 नंबरी कर देते हैं। वो क्या 2 नंबरी कर देते हैं, वो आपको मिस यूज कर रहे होते हैं, वो आपको समटाइम कैश पे कर रहे होते हैं। तो सर ये कोई कंसेप्ट नहीं होता। जब भी आपका टैक्स पे किया जाता है तो वो थ्रू अकाउंट्स सैलरी ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग पे किया जाता है और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड को आपने मेंटेन करना है, आपके एम्प्लॉयर ने नहीं करना, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर के पास काफ़ी सारे एम्प्लॉय हैं और आप अकेले ही हैं जो अपनी फाइल को लुक आफ्टर कर रहे हैं, देख रहे होते हैं। अब नंबर 3 के ऊपर एक और पॉइंट है जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कौन सा पॉइंट है कि जी आपको आपके कंपनी का भी पता चल गया कि ब्लैकलिस्ट आप है या नहीं, आपने उसके ऊपर भी काम कर लिया। आपको टैक्स इनवॉइसेस का भी आइडिया हो गया कि अब ये है या नहीं, आपने इसके ऊपर भी काम कर लिया। लेकिन नंबर 3 यह है, इन सब चीज़ों के पता होने के बावजूद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आते हैं, फाइल लॉक करवाते हैं, चीज़ें ओके करते हैं और उसके बाद जो है ना वो पुर्तगाल को एग्जिट करके लेके वहाँ से चले जाते हैं। सपोज टू भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रांस में जाके बैठ जाएंगे और जर्मनी में जाके बैठ जाएंगे, नॉर्वे में जाके बैठ जाएंगे। जिनके केस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो यहाँ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो स्पेन में अवेलेबल है, जिनके केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं और जिनके ऊपर ये सारी डिस्कशन मैं कर रहा हूं। प्रॉपर पर्टिकुलरली वो भी देखेंगे और अगर वो देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखिएगा। अब जी वो स्पेन में चले गए, स्पेन में जाके बैठ गए। अब सीन और सिनेरियो ये है कि 2 साल का टाइम वेस्ट करने के बाद ना उनके पास स्पेन से कुछ हाथ में आया है, ना ही उनके पास जो है ना वो पुर्तगाल से कुछ हाथ में आया है। 2 साल का टाइम वेस्ट करने के बाद रीजन क्या हुई है, जब वो इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचे हैं, इमिग्रेशन के लिए पहुंचे हैं, तो अपने सेफ डिपार्टमेंट में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके सारी चीजों को करके वहां पे पहुंचे हैं, तो पता ये चला है कि एक तो सबसे नंबर 1 के ऊपर जो पता चला वो ये है कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। अब उनको वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता ये नहीं है, तो जी मुझे कंपनी का आइडिया नहीं है कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है। लेकिन उनके पास तो बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। अगर सोलिसिटर या उसके साथ बात की जाती है कि अगर हम इसको फाइल भी करते हैं तो उनके पास बाकी चीज़ों का भी एविडेंट नहीं है। नंबर 3 के ऊपर यह है कि जी वो वहाँ पे है ही नहीं है, वो है ही वहाँ पे स्पेन में जाके रह रहे हैं। जब वो उनको वहाँ पे ईमेल आई बायोमेट्रिक के लिए, तो तब वो स्पेन से आए और बायोमेट्रिक के लिए टाइम पे वो वहाँ पे अवेलेबल हो गए। तो ये सारा वो सिनेरियो है सर जिनसे आप अवॉइड करके अपनी टीआरसी को 100% स्ट्रांग बना सकते हैं। अदरवाइज टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट या कोई फायदा नहीं है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट वे से वर्किंग करते हैं और आप ये सारे काम कर सकते हैं, तो सर इमेजिन कीजिएगा और इस चीज़ पे बिलीव कीजिएगा और ट्रस्ट कीजिएगा कि आपसे ज़्यादा स्ट्रांग वो कंट्री की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं जिनके ऊपर वो वर्किंग करके आपको टीआरसी या पीआरसी उन्होंने देनी होती है। कुछ लोगों का दाव लगा है पहले, लेकिन अभी नहीं लग रहा, नहीं लगेगा। आने वाले दिनों में और चीज़ें स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्रॉपर्ली जो कंट्री की इमिग्रेशन पॉलिसीज होती है उनको फॉलो किया करें। किसी बात की कोई समझ नहीं आई होगी तो आप ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।